तो लास्ट क्लास में ना ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस आई थिंक क्लियर होगा शायद। ऑनलाइन बच्चे एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन बच्चे एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में ना हमने कुछ किया था, है ना? यहाँ तक किया था भाई। मिक्स्ड कार्बोनिल के केस में बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं ये अपन इसे करते हैं, है ना? ये हो गया था ना। चलिए उसके आगे आज के क्लास में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे फेमस कंपाउंड। इसका इक्विवेलेंट निकाले सिल्वर का। केमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ना, चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे हैं। चार्ज जो रहेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, है ना? गम छोड़ दो। तो आंसर केमिकल इक्विवेलेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, इसलिए होगा। इसलिए जब देख केमिस्ट्री में तो कहीं पे भी नॉर्मल केमिकल इक्वेशन भी रहेगा तो उसमें भी बोल सकते हो ना, यहाँ पे अगर हाँ, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल। चलिए तो एक टर्म यहाँ पे लिखा है जीव सॉल्ट, आप लोग इसको कॉपी करिए, है ना? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, एक्चुअली ये पूछ लेगा कि जीव सॉल्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछता है कि जीव सॉल्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो जी सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना? नहीं पता रहेगा तो कर नहीं पाओगे, और क्वेश्चन में यही लिखा मिलेगा आपको, जी सॉल्ट लिखा हुआ सॉरी, है ना? तो ये जी सॉल्ट जो होता है ना, इसका फॉर्मूला है के PtCl3 C2H4, है ना? के PtCl3 C2H4। ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करेंगे? आप इस स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने पाई डोनर पाई एक्सेप्टर एंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर का लॉजिक एक्सप्लेन किया था। तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर क्या होते थे? जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखे ना, उनको बोलते हैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, है ना? यही था ना? तो C2H4 दिख रहा है, C2H4 क्या है? अल्कीन है। C2H4 इज अल्कीन, है ना? तो ये पाई डोनर भी होता है और पाई एक्सेप्टर भी होता है ना भाई? तो जब भी अगर हम बॉन्ड बनाएंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक कहीं से ये डोनेट कर रहा होगा, ये सिग्मा वाला टर्म, है ना? और ये किसी भी पाई ऑर्बिटल में ना ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी शो कर देगा, है ना? तो जो स्ट्रक्चर हो जाता है जी सॉल्ट का, अगर पीटी की बात करें ना, तो पीटी का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो, क्या दिखेगा? पोटेशियम प्लस का 1 है, तब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा? माइनस का 1 यूनिट आएगा, है ना भाई? -1। और इस -1 के रेफरेंस में हम क्या बोलेंगे? ये -3 होगा, ये क्या हो जाएगा फिर? प्लस का 2 रखना पड़ेगा, है ना? और ये 0 है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू हम ये बोलेंगे कि प्लैटिनम जो है ना भाई, +2 वाले में 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? बट सामने वाला लिगेंड अगर पाई डोनर पाई एक्सेप्टर रहे ना, तो जिस समय इसने ये बॉन्ड बनाया होगा, सिग्मा पाई डोनेट किया होगा, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, उस समय ये भी अपनी टेंडेंसी शो करेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग का। क्या शो करेगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग का, है ना? तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे अटैच हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई? सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई लिगेंड में, जैसे कार्बोनिल में अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, कि जब भी अगर कार्बोनिल रहते थे ना, अगर कार्बोनिल सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता था। क्यों?
भाई ये जो 3 थे ना, 3 से हम क्या बोलते हैं, एक बॉन्ड को हटा देते थे, है ना, रिपल्सन आया, रिपल्सन के रीजन से ये बॉन्ड इंक्रीज हो जा रहा था। तो जब भी अगर कोई भी लिगेंड सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसके बॉन्ड लेंथ ऑलवेज क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं भाई ये मेटल और कार्बन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बना होगा, बोल सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्गर बना तो ये जो पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसको वीक होना पड़ेगा, है ना। तो एक रिजल्ट हम क्या बोलेंगे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ दीस सॉल्ट ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन कॉम्प्लेक्स ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई कंफ्यूजन? ये लॉजिक सबको समझ में आया? ऑनलाइन बच्चे, ये लॉजिक आपको समझ में आया? इसको कॉपी करिए अच्छे से, है ना। और कॉपी करते करते अगर कुछ कंफ्यूजन आए ना, फिर आप मेरे से पूछ लीजिए। कॉपी करते करते अगर कुछ कंफ्यूजन आए ना, तो मेरे से पूछ लेना, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था ना कि जब भी अगर कहीं पे कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, है ना, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में पहले ये डबल बॉन्ड में था, ये क्या था, डबल बॉन्ड में। तो अभी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है, बट इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, है ना। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्या बोलेंगे, ब्रेक हो रहा है। तो अगर डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर? तो हम एक जनरलाइज टर्म लिख सकते हैं कि जब भी अगर कोई भी एटम ना, या कोई भी लिगेंड सिनर्जिक बॉन्डिंग में अगर पार्टिसिपेट करेगा, उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। लिगेंड के जो रहेंगे ना, कोई भी 2 एटम, उनके मिड का बॉन्ड लेंथ ऑलवेज इंक्रीज होगा। कोई कंफ्यूजन? तेरा भी 0 वाला है क्या? अच्छा है ना, सेम ही है। अच्छा, सेम ही है। यहाँ दुकान से लिया कि ऑनलाइन? ऑनलाइन सस्ता मिलता है, हाँ। मैं भी ऑनलाइन ही लिया था, मेरा 300 का, अमेजन से। मैं ऐसे ही सही बता रहा, 1 साल पहले लिया था, 1 साल पहले लिया था। अभी 400 का दे रहा होगा, हमको 300 का दिया था। लिंक मिलेगा तो भेज दूंगा। कभी कभार रहता है, कलर पे डिपेंड करता है ना। चलिए, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, नॉर्मल पड़ता होगा, इससे देखना बहुत ज्यादा। वो तो ब्लू कट हो जा रहा है ना, तो इसलिए दिख रहा है, अच्छे से क्लियरिटी दिख रहा है, उसमें पढ़ रहा होगा, इसमें नहीं पड़ेगा बिल्कुल। मेरे को तो कंटिन्यू लिखना पड़ता है ना 5-6 घंटे, इसलिए लगा के लिखता। चलिए, ये सबको क्लियर है ना ऑनलाइन बच्चे, जी सॉल्ट का फंडा। देन अपन आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के टॉपिक पे। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना, कहीं पे भी अगर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करें, पहले आप समझ लीजिए, मैं टाइम दूंगा आराम से नोट डाउन करने का, कि मेटल की टेंडेंसी क्या है, किसी भी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो मेटल के पास भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा अपना एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो, है ना। और कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहने वाला है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल जनरली पॉजिटिव ही शो करेगा। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव आएंगे ना इसके ऊपर में, वो एटॉमिक नंबर से कम हो जाएगा, है ना। और हर एक लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर देता है। क्या देता है? लोन पेयर। तो एक अगर मोनोडेंटेड लिगेंड रहा ना, तो मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर बाइडेंटेड लिगेंड रहा तो मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? 4, है ना। तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, अभी आगे जब EN वाला लॉजिक में सिखाऊंगा ना, देन वहां पे देखेंगे। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये होता है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, है ना, मेटल जब कॉम्प्लेक्स बना लिया है, उस कंडीशन में मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज, या जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? बाई 2 को बोल देते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। ऐसे समझ लो कि जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, जितने नंबर ऑफ पेयर लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। और जो मैं एक लॉजिक अभी सिखा रहा था कि मेटल कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन
इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा जो एटॉमिक नंबर से, उसको आगे चल के हम बोलते हैं EAN, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, क्या बोलते हैं, EAN बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो अभी लिखना है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड पे। अगर मोनोडेंटेड है तो विद रेफरेंस टू द मोनोडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 1। कोई बाइडेंटेड रहा तो हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मान के चलेंगे। अगर कोई हेक्साडेंटेड रहा तो हेक्साडेंटेड में कितने लोड कर दे रहा होगा, 6, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या लेके चलेंगे, 6 लेके चलेंगे, है ना। कहीं पे बाइडेंटेड के 3 रह जाए तो उसमें क्या बोलोगे, 2 into 3 दैट विल बी 6। तो एक डेफिनेशन लिखना है, नंबर ऑफ लोन पेयर accepted by metal cation or atom through donor atom of ligand is known as coordination number. And in calculation of coordination number ना only sigma bond को हम consider करते हैं, pi bond is not considered in the coordination number. कॉपी करिए। ऑनलाइन बच्चे कॉपी करने हैं, और कहीं पे अगर कुछ कंफ्यूजन आए ना आपका तो आप मेरे से पूछ लेना। नोट का पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी अगर बॉन्ड कहीं बनाएगा ना, हमारे पास 2 टाइप के लिगेंड रहते हैं, सिग्मा डोनर और पाई डोनर, यही था ना। तो ओनली सिग्मा डोनर को ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक। ओनली सिग्मा बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, पाई बॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। कल कल हाफ डे वो तो क्लास में लेके चलिए, छुट्टी ही नहीं है, कहाँ जाए। वहां पे तो पहले के साल के बहुत साल की छुट्टी जमा थे ना, और दिवाली से छठ लेते थे छुट्टी आराम से 10 दिन। यहाँ एक भी दिन नहीं है, एक दिन की छुट्टी नहीं है छठ पर। अब देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना रहे ना, जैसे मान लो कि NiCO4 है ना, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो NiCO4 में कार्बोनिल क्या था, मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही होगा, है ना। इसमें देखा जाए कार्बोनिल यहाँ भी मोनोडेंटेड है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिख रहे हैं, 5, और ये 5 के 5 मोनोडेंटेड है, तो हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। बट ग्लाई जो होता था ना, ग्लाई कैसा लिगेंड था, बाइडेंटेड, है ना। ग्लाई कैसा लिगेंड था, बाइडेंटेड। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर आपसे बनवाए होंगे, है ना, उसमें दिख रहा होगा आपको ग्लाई। तो ग्लाई इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड की टेंडेंसी क्या रहेगी, एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट करने की, है ना। तो इसमें लिगेंड तो 3 है, बट हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। EN इथाइलिन डायमाइन, ये भी कैसा था, बाइडेंटेड, है ना। CH2 CH2 2 NH2 लगा हुआ दोनों कार्बन पे।
है ना। तो हमें जैसे ही शॉर्ट फॉर्म ही यूज करता है जेई में, है ना, जो भी क्वेश्चन देखोगे तो इथाइलियन डायमंड को ईएन ही लिखा रहेगा, है ना। ये नहीं लिख के देगा कि इथाइलियन डायमंड लगा हुआ है, आपको खुद ही एनालाइज करना है। तो ये भी बाइडेंटेड है, तो बाइडेंटेड के रीजन से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू ये भी 6 हो जाएगा। ईडीटी एक ऐसा लिगेंड था हेक्साडेंटेड, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ तो दिख रहा है अपने को ईडीटी एक ही लिगेंड है, बट ये 6 लोन पेयर दे रहा होगा, सो हम इसमें क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। अब कहीं कहीं पे ना दो दो कॉम्प्लेक्स एक साथ लिख के दे देगा, तो इन दैट केस ना हमें दोनों कॉम्प्लेक्स का इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड फाइंड आउट करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे देखो अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेड, तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है ना। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। लिगेंड 4 मोनोडेंटेड है, ये भी 4 मोनोडेंटेड है, दोनों में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 4,4, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे, 4,4। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। और इसमें भी देखोगे, इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा एक बार देख लीजिए, मैं टाइम दूंगा लिखने का। PTNS3 4Cl2, NH3 भी मोनोडेंटेड, Cl भी मोनोडेंटेड, है ना। इसमें 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितने हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, है ना। इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो आराम से इसको कॉपी कर लीजिए, और लिखते लिखते अगर कुछ डाउट आता है ना, तो आप मेरे से पूछ लीजिए, है ना। लिखते लिखते कुछ अगर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बीच बीच में स्कोर भी देख सकते हैं। ठीक, लिख लो, पहले लिख लो। हाँ हाँ, लिख लो। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, लिख तो लिया यार। ऑनलाइन बच्चे आपने ये कॉपी कर लिया ना, चलिए। तो ये रहा अपना कोऑर्डिनेशन नंबर का लॉजिक। जब भी अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, मेनली नंबर ऑफ लोन पेयर जो रहेगा, वही रेस्पेक्टिव कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे, दैट टॉपिक इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ईएएन रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ईएएन रूल। तो ईएन का मीनिंग क्या है कि जिस समय मेटल ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना लिगेंड से, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, मेटल के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि एक लिगेंड ने एक लोन पेयर दिया, मतलब मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2, है ना। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए कहां से आता है ये फॉर्मूला, फिर आप लिखना। अब कोई अगर मेटल है, मेटल का एटॉमिक नंबर जेड होगा, है ना। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली कौन मेटल बनाते हैं, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक के मेटल। तो मेटल का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में दिखेगा, पॉजिटिव मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जैसे Na+2 है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखते हैं, आयरन का 26 का, किसका लिखते हैं, 26 का, है ना। तो ये जेट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मेटल कैटाइन था ना, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं। अब इमिशन नंबर का मतलब था नंबर ऑफ लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, और जितने इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे वो यहाँ पे अपन लिखते हैं, है ना। तो एक लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, नेचर ऑफ लिगेंड के अकॉर्डिंग टू, है ना। अगर मान लो मोनोडेंटेड है, तो मोनोडेंटेड में हमने क्या बोला, एक लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर, यही था ना। जैसे 2 मोनोडेंटेड था तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लिखा था, एक हेक्साडेंटेड था तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने 6 लिखा था, है ना। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था उसका। और बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ईएन का एक फॉर्मूला आ जाता है, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। आराम से टेंशन फ्री होके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन बच्चे कुछ कंफ्यूजन है, ऑनलाइन बच्चे कुछ कंफ्यूजन है, वो तो पूछना भाई।
हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना? तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन 2 इंटू सीएन की है, तो सीएन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, और इन बच्चे आपने कॉपी कर लिया ना? अभिजीत हो गया कॉपी, अंशु तेरा भी हो गया। अब देखना, जैसे NiCO4 है ना? तो आपने एक बार कहाँ पढ़ा होगा इसको? रिडॉक्स में एक बार बचपन में 10th में पढ़ा होगा, है ना? कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इन मेटल कार्बोनिल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। तो निकल पे 0 चार्ज है। अब इसके लिए En अपन निकालते हैं। तो जेट निकल का एटॉमिक नंबर 28, निकल का एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। तो क्या लिखेंगे? 28 माइनस का 0, है ना? एक कार्बोनिल मोनोडेंटेड होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। है कितने कार्बोनिल? 4 है, तो 2 इंटू 4 लगा दिया। तो En इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ NiCO4 विल बी 36। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब जैसे मान लो कि FeCO5 है ना, आयरन का कार्बोनिल है, तो मेटल कार्बोनिल में ये भी 0 होगा, है ना? आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 माइनस 0 प्लस का 2 इंटू 5। क्यों 0 कर रहे हैं? क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना? तो इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आया? 36 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन बच्चे आपका कहीं पे कंफ्यूजन है क्या? ऑनलाइन बच्चे आपका कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, देन नेक्स्ट 3 कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। नेक्स्ट 3 लिखे हुए हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होना चाहिए, है ना? एक बार ट्राई करिए क्या होगा। NiGly3 माइनस COEN3 होल पावर प्लस का 3 है, और COEgTA माइनस है। इन 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अब निकेल पे पहले क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का, है ना? निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्लाई में कितना चार्ज था? -1 था, है ना? तो x माइनस 3 इक्वल्स टू -1। तब निकेल पे चार्ज क्या होगा? +2 यूनिट। क्या होगा? +2। और निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28, है ना? तो 28 माइनस का 2, है ना? और एक ग्लाई कैसा था? बाइडेंटेड, है ना? ग्लाई कैसा था? बाइडेंटेड था, है ना? तो एक ग्लाई ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो 3 ग्लाई ने कितना दिया होगा? 12 दिया होगा। तो 28 माइनस 2 प्लस का 12, ये ना? 28 माइनस का 2 प्लस का 12, मतलब 26 प्लस 12 दैट विल बी 38। क्या आया? En 38 आया। ठीक है, En 38 आया इसका। नेक्स्ट वाला कोबाल्ट 27 होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपको कम से कम 21 to 30 पता होना चाहिए। 21 to 30 पता होना चाहिए। 3D के सारे एलिमेंट, है ना? 90% चांस रहता है यहीं से कुछ। कोबाल्ट वाले में देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है COEGTA माइनस, इसका निकालिए एक बार। EGTA में चार्ज क्या होता था, -4 पर बायो। हाँ हाँ, EM न्यूट्रल होता है। इथाइलिन डायमंड में चार्ज कहाँ से दिखेगा? करिए, कैलकुलेट करिए। COEGTA पूरे कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज है, इसका EN निकालना है। क्या आ रहा है? EGTA वाले का 25 आ रहा है, देखते हैं। 34 आ रहा है, ओके। दो कुछ बोला नहीं है, नहीं नहीं नहीं। 36 आ रहा है। EGTA वाला 36 आ रहा है। अब अलग अलग आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, है ना? देखिएगा, यही आया भाई। पहले वाले में 36, EN वाले में भी 36 और EGTA में भी 36। तो ये आप लोगों का कंफ्यूजन। देखिए, मैंने नीचे क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर। ग्लाई पे चार्ज क्या होता है, -1 का, है ना? तो ग्लाई पे अगर -1 चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, -3। x -3 इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, +2 हो जाएगा, है ना? इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल होता है ना? तो जो भी चार्ज है वो कहाँ दिखेगा आपको, कोबाल्ट पे। तो कोबाल्ट का चार्ज 3 था, इसमें कोबाल्ट निकेल का चार्ज +2 था। तो 28 -2 एंड ग्लाई इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, सो 2 into 6 कर दिया मैंने, है ना? एक ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, है ना? तो ये टोटल 6 लिगेंड मान लिया मैंने। 2 into 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दे रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, है ना? इसमें भी देखिएगा, ये भी बाइडेंटेड है, तो 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है? EGTA की अगर बात करें तो EGTA का चार्ज -4 यूनिट होता है। एक्स लास्ट क्लास में हमने डायग्राम देखा था, इसका स्ट्रक्चर देखा था। तो x -4 इक्वल्स टू -1, दैट मींस x का वैल्यू +3 हो जाएगा, है ना? तो इसका भी EN क्या है, 36 है ना? बाकी ये दोनों भी लिख लीजिएगा, है ना? कि अगर AgH2O3 थायोसल्फेट आ गया सिल्वर का और इस पे चार्ज -3 है, देन अगर आपसे ये पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार ट्राई करिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? थायोसल्फेट, हाँ, H2O3 पे -2, H2H2O3 से बना ना? आपने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़े होंगे इसको? आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में सबसे पहले Na2H2O3। सोडियम थायोसल्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, सोडियम टेट्राथायोनेट में, Na4H4O6 में। तो H2O3 में -2,
होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन से देखेंगे ना, एक ही साइट है कोई डोनेट करेगा, है ना, एक ही कोई साइट जो होगा वो डोनेट करने की टेंडेंसी शो कर रहा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया, सॉरी ईएन नंबर आया वो 50 आया, है ना, और नीचे वाले प्लेटिनम का ईएन नंबर 84 आया। तो इस ईएन के बेसिस पे ना एक रूल बनाया गया, एक साइंटिस्ट था उसने अपना एक रूल बना दिया, है ना, इसको बोलते हैं सिडविक ईएन रूल। क्या बोलते हैं इसको? सिडविक ईएन रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, है ना। तो सिडविक ने ये बताया कि अगर मेटल, कैटायन और एटम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है लिगेंड से, देन वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को ना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पसंद करेगा, है ना। और अगर जहां पे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, देन वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है ना। बट आफ्टर सम टाइम ये देखा गया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था, है ना। तो मैंने वो स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख दिया कि इन जनरली जहां पे देखेंगे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया वो स्टेबल होगा, बट ये हर एक कंडीशन में करेक्ट नहीं है। बहुत जगह इसके ऐसे पॉइंट मिले जहां पे ये लॉजिक गलत हो गया, है ना। तो लिखना है नेक्स्ट सिडविक ईएन रूल, और इसको बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कहीं पे भी ईएन नंबर निकालते हैं ना, 36 आ रहा था, बहुत सारे कंपाउंड का आ रहा था ना, 36 मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो पीरियड नंबर 4 के जो 3D के एलिमेंट्स रहते हैं ना, उनके सामने इनर्ट गैस कौन सा है? 36 है ना। इसलिए मैक्सिमम में क्या दिख रहा था? 36 वाला लॉजिक दिख रहा था। नोट डाउन करिए। ये बाद में देखें कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है ना। अब कहीं भी स्टेबिलिटी किस पे डिसाइड करेंगे? स्टेबिलिटी इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। हम किसी भी कंपाउंड को क्या करेंगे? हीट देते हैं, हीट देने से जो जहां पे बर्न करेगा उसके बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी सेट करते हैं। ये ऑक्टेट रूल के जैसा हो गया, तो वही फेल हो गया था। तो इनिशियली जो ये बताया गया ना, जिस समय सिडविक रूल आया, सबने बोला ये बहुत खतरनाक रूल है ना, जिसका इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो करेक्ट है ना। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स आए ना जहां पे ये फेल हो गया, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। तो जब हम इसका ईएन निकालेंगे ना तो ये 36 है, बट इसका ईएन निकालोगे तो ये 35 है ना। इन दोनों में अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये फेरो, ये और ये है फेरीसाइनेट, है ना। एक है फेरोसाइनेट, एक है फेरीसाइनेट। अब फेरी में आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा उस कंडीशन में क्या बोलोगे? बॉन्ड का नेचर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी किसका हाई होगा? फेरीसाइनेट का। बट इसका ईएन नंबर निकाला गया तो वो 35 था। बट बॉन्ड एनर्जी जब हम इसको बर्न करके देखिए, ब्रेक करके, इसमें ज्यादा एनर्जी लग रहा है। हाँ, तो स्टेबिलिटी होना चाहिए था सर्टिफिकेट रूल के अकॉर्डिंग टू 36 में, बट होता है कौन सा ज्यादा स्टेबल? 35 वाला, है ना। इसलिए हम ये लिखते हैं कि जो सर्टिफिकेट रूल है ना, वो हर जगह पे करेक्ट नहीं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन बच्चे आपका कोई कंफ्यूजन है क्या? ऑनलाइन बच्चे आपका कोई कंफ्यूजन है? सर प्रीवियस पेज एक बार दिखाइए। हाँ दिखा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए भाई,
क्वेश्चन 1. हो गया? Yes, sir. ओके, देन ये वाला लिखना है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. देन ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोजेस सिल्विक रूल? सिल्विक रूल का मतलब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. क्या आना चाहिए? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन. अगर नहीं आएगा तो इस केस में क्या बोलोगे? सिल्विक रूल फॉलो नहीं होगा. क्लियर है? करिए, इसको ट्राई करिए. ये इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आपको इंटीजर के फॉर्म में लिखने हैं. 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है ना. आपको ये बताना है कौन कौन सा सिल्विक रूल को फॉलो करेगा. ट्वेंटी नाइन. सर आंसर 2 है. आंसर 2 है. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं भाई 2 होगा या नहीं. हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ. हम्म. फर्स्ट वन और थर्ड वन. ओके, देख लेते हैं एक बार क्या होगा आंसर. तेरा प्रियांशु क्या है? 2 आ रहा है. ओके. ऑनलाइन बच्चे आप लोग का भी आंसर 2 ही आया था ना? यस सर. ओके.
ऑनलाइन बच्चे मैं ऑडिबल हूं ना? ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है? भाई अब अनम्यूट हो गया। ऑनलाइन बच्चे अभी भी म्यूट नहीं है। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है ना? चलिए, तो आंसर जो होगा ना, जो लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे, उसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, है ना? आपने जो 2 निकाला ना, उसमें कहीं ना कहीं एक मिस्टेक कर दी होंगे, है ना? तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। कैसे समझना है? बोर्ड पे लिखा हुआ आंसर मैंने लिख दिया है। नेट कनेक्शन लॉस हो गया था, खत्म हो गया था नेट, पता नहीं क्या हो गया, है ना? तो लिख लो इस पे, है ना? नीचे वाला हटा देंगे, नीचे वाले का ईएन पहले कैलकुलेट करिए, फिर हटाएंगे, है ना? अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, इसके टर्म्स में हमें बात करनी है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका चार्ज क्या होना चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, है ना? तो जिसका भी सिडिफिक रूल में 36 नहीं आएगा, वो सब किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? जिसका सिडिफिक रूल में 36 से ज्यादा आ गया, वो सब किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लॉजिक क्लियर है ना? तो सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको क्या करना है? सबका ईएन निकाल, क्या करना है? सबका ईएन कैलकुलेट करिएगा, है ना? और जिसका ईएन 36 से कम रहेगा, डेट मींस वो अभी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना भाई? और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, ईएन नंबर कहां पहुंचाना चाहेगा? इनर्ट गैस के पास पहुंचाना चाहेगा। नोट डाउन करिए। स्केटियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, एमएन 25, उसके बाद एकोनी, फिर जेड, है ना? किसी को भी नहीं फॉलो करना है, मतलब सबको ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की चीज वो करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? तो हम बोलेंगे 4 के 4 जो है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लॉजिक क्लियर? तो सब कुछ हमने ईएन के बेसिस पे डिसाइड किया है, किसके? ईएन, है ना? अब तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? आर ए, वो था ओ ए, अभी आया आर ए, है ना? तो ओ ए और आर ए का लॉजिक हम क्या लिखते हैं? इफ ई एन इज ग्रेटर देन नोबल गैस एटॉमिक नंबर ना, देन कंपाउंड विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? एंड इफ ई एन इज लेस देन नोबल गैस एटॉमिक नंबर, देन कंपाउंड विल एक्ट एज अ ओ ए। हाँ, तो नोट में लिख के क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए।
एक। प्रियांशु तेरा आंसर? एक, है ना? तो एक ही ऐसा कंपाउंड है जो एज ए आर ए की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमें 21 to 30 जो है ना एटॉमिक नंबर आइडिया रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अब ऐसे कंपाउंड को हम क्यों बोल रहे हैं रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, लॉजिक समझना है ना? तो नोट वाले जो पॉइंट पेपर ने लिखा है ना, जैसे MnCO6 अभी आपने निकाला, इसका 37 होता है। क्या होता है? 37। बट अकॉर्डिंग टू CDP के रूल ना, ये 36 में ज्यादा स्टेबल होगा, 36 में ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो कर लेगा, है ना? तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने EN वैल्यू को कहां पहुंचा लेता है? 36 में। कहां पहुंचा लिया? 36 में, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करेगा वो एज RA, है ना? अगर कहीं पे 35 है तो 35 36 में ज्यादा स्टेबल होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रॉन डोनर विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट पे? कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन बच्चे? आपका कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है तो नीचे के एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, है ना? एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ से उठा के बता दिया आपको और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ से उठा के बता दिया, ठीक है? कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं ना? कॉपी करिए फिर। बोलिए। चलिए, अब हमें ये देखना है कि कुछ लिगेंड ऐसे भी थे जो नॉन क्लासिकल कैटेगरी में थे, है ना? तो नॉन क्लासिकल तो अपना सिग्मा डोनेट नहीं कर पाता है। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड के लिए ना हम ये बोल देते हैं कि देयर आर मेनी लिगेंड्स इन विच नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन डोनर एटम बट स्टिल दे एक्ट एज ए लिगेंड बिकॉज दे मे डोनेट देयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना? तो जो नॉन क्लासिकल रहता है ना, नॉन क्लासिकल लिगेंड के लिए हम कैसे रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, है ना? उसके लिए हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आपको ये नोट का स्टेटमेंट लिखना है आराम से, टेंशन, है ना? कि मैंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे लिगेंड है जिसके पास लोन पेयर है ही नहीं, वो लोन पेयर तो डोनेट नहीं कर पाएगा, है ना? बट उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करता है, बॉन्ड ब्रेक करके फिर वो देगा, है ना? तो ये वाला नोट डाउन लिखना है पॉइंट। कॉपी हो गया? सबने कॉपी कर लिया ना? सबने कॉपी कर लिया ना? ऑनलाइन बच्चे आप लोगों ने ये पॉइंट लिख लिया नोट के पॉइंट? ऑनलाइन बच्चे आपने ये पॉइंट लिख लिया ना? अच्छा, ठीक है। तब भी नहीं रहेगा, उस दिन एक दो पेज का डिफरेंस रहेगा।
हाँ तो थियरी है, लिखने में टाइम नहीं मिलेगा ना, समझा। अब जैसे देखिएगा पाई डोनर क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो कि इथाइलिन आ गया है ना, CH2 आ गया, तो CH2 में क्या है, लोन पेयर तो कहीं होगा नहीं, कार्बन के पास तो लोन पेयर रहता नहीं है ना, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हम इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। और ऐसे लिगेंड के लिए रिप्रेजेंटेशन जो रहता है ना, वो ईटा टू द पावर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, ईटा टू द पावर एक्स, और सामने इसका कॉमन नेम लिख देते हैं, जैसे इथाइलिन हो गया, क्या लिख दिया, इथाइलिन लिख दिया। अब ये जो एक्स होता है ना, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को करेगा, इसमें आप मिस्टेक कर देते हो, समझना है, एक्स जो है ना नंबर में, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके बीच पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पे एक ही पाई इलेक्ट्रॉन था, 2 ही कार्बन है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, ईटा का स्क्वायर इथाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, ईटा स्क्वायर इथाइलिन, है ना। जैसे मान लो कि आपने इस कंपाउंड को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में भी अपने देखा था, अगर याद हो तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर था, याद आया, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है ना, यही था ना। तो इसमें लोन पेयर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, तो जिस समय ये लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा ना, उस समय हम क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा डोनर, क्या बोलेंगे, सिग्मा डोनर, सिग्मा C6H5 से लिखा हुआ मिलेगा रिप्रेजेंटेशन, है ना, साइक्लोपेंटाडाइन है। बट जिस समय ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, जिस समय ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, बोल सकते हैं लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह भी एक्ट करेगा और सिग्मा की तरह भी एक्ट करेगा। जिस समय हम पूरे पाई के टर्म्स में इसको बात करेंगे, तो कॉन्जुगेशन का लॉजिक लेके चलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। बट जहां पे ओनली सिग्मा डोनर की बात करेंगे ना, तो सिग्मा डोनर में ये 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। लॉजिक क्लियर है। अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे उसको, पाई C5H5, और पाई के टर्म्स में n⁵, 5 कार्बन के मिड इनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कितने कार्बन के मिड डीलोकलाइजेशन है, 5 कार्बन के मिड, तो ईटा⁵ साइक्लोपेंटाडाइल। कोई कंफ्यूजन, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 लोन पेयर भी और 4 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी। अब लोन पेयर को भी पाई में क्यों काउंट किया, क्योंकि सब कुछ कंजुगेशन में, सब कुछ क्या है, कॉन्जुगेशन में। जब सिग्मा डोनर की तरह अगर लिखा रहे सिग्मा C5H5, देन हम इसको क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा। और कहीं पे लिखा मिल जाए आपको पाई C5H5, दैट मींस ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये क्या कर रहा था, लाइट से था, गलती से चला दिया। क्या है, एक आध जगह चल रहा होगा, कोलकाता चल रहा है शायद, कोलकाता का एक सेंटर कोई बोल तो रहा था, पंजाबी बात, और द्वारिका चल रहा होगा। ऑनलाइन में बच्चा कहाँ रहता है यार, सब जगह मिला के 2-3 बच्चा रहता है, वो भी अब नहीं होगा। सरल सा, अब तक क्या करेगा, तो सब कुछ बंद हो गया, किताब तब रखा ही होगा, तुम लोग को सारा दे दिया था पैकेज, तभी तो कोई होगा नहीं, किताब तब तो होगा ही अंदर। तब तो यार ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए C3H5 आ जाए, इसको बोलते हैं एलाइल, क्या बोलते हैं, एलाइल। तो एलाइल में भी क्या है, सिग्मा डोनर भी और पाई डोनर भी होगा। जिस समय सिग्मा डोनेट करेगा क्या बोलोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर,
बोल सकते हैं। और ये निगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, और निगेटिव सिंगल डबल, है ना। तो जिस समय ये पाई डोनर होगा ना, उस समय ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। कितने? 4। और जिस समय ये सिग्मा डोनर होगा ना, उस समय 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, है ना। तो ऐसे लिगेंड के लिए ना हमें थोड़ा सा लॉजिक भी देखना पड़ेगा कि कहीं पे लिख देगा सिग्मा C3H5, कहीं लिख देगा पाई C3H5, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एक जगह सिग्मा लिखा है, एक जगह पाई लिखा है। सिग्मा मतलब लोन पेयर डोनर, सिग्मा मतलब लोन पेयर डोनर, पाई मतलब सारे पेयर डोनर, पाई मतलब सारे पेयर डोनर जहां कॉन्जुगेशन में रहेगा, है ना। तो पाई वाले का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? n⁻3 अलाइन, है ना, η⁻3 अलाइन। इसमें क्या बोलेंगे? सिग्मा C3H5 वाला। कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसान है। अब एडवांस की क्वेश्चन देखोगे तो यही लिखा मिलेगा आपको, सिग्मा पाई। ठीक है। C4H4 स्टेबल नहीं होता है ना। लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है ना, नहीं तो ये डाइमर बना लेगा। ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक करता है, इधर वाला ब्रेक करेगा तो डाइमर। कहां पर ये थे? एंटी एरोमेटिसिटी, है ना। साइक्लो ऑक्टा डाइईन, क्या था? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, है ना, यही है ना। बट टब टाइप स्ट्रक्चर, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। देख लिए। अब इससे बेंजीन रहा, तो बेंजीन को हम क्या बोलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसमें तो कहीं लोन पेयर तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? η⁻6, क्योंकि 6 कार्बन के मिड डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो η⁻6 बेंजीन। क्या बोलेंगे? η⁻6 बेंजीन। थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, क्या 5 इलेक्ट्रॉन क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, रिप्रेजेंटेशन में n⁵ होगा, 5 कार्बन की में डिलोकलाइजेशन। चलो, ओके, करिए कॉपी इसको। और कहीं पे कुछ अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो मेरे से पूछ लीजिए। ऑनलाइन बच्चे, मेरा वॉइस क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं ना? कॉपी हो गया? नहीं कर रहे? तुम कर लिए? चलिए, EN ऑफ सेंट्रल एटम की अगर बात करें, है ना, तो अगर मान लीजिए कहीं पे Fe कुछ पाई डोनर लिगेंड आ जाए, Fe पाई C5H5 का होल ट्वाइस, है ना। तो अभी अपन ने देखा कि C5H5 में कितने इलेक्ट्रॉन डोनर थे? 6। पाई रहे तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 6। 2 डबल बॉन्ड, 1 लोन पेयर, और ये 2 लिखा हुआ है तो ये भाई 12 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। और इस पे चार्ज भी -1 यूनिट का था, तो आयरन पे चार्ज क्या दिखेगा? +2 यूनिट का, है ना। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 - 2 +12, En विल बी 36। कोई कंफ्यूजन? अगर कहीं पे ईटा स्क्वायर के टर्म्स में अगर देते, एक बार समझ लीजिए फिर कॉपी करना। देख लो। हेलो, ये के ऊपर +1, ओवरऑल क्या आएगा? -1, ओवरऑल क्या आएगा? -1, ये है -3, है ना। तो -1 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीटीए पे +2 रखना पड़ेगा, है ना। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, है ना। तो 78 -2। अब इसको देखते हैं, ईटा तो का ईटा स्क्वायर लिखा हुआ है ना, C2H4, है ना, यही था ना। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, और 3 क्लोरीन के 6 हो गए, है ना। तो 6 और 2 8 हो गए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका एटॉमिक नंबर भी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 84 हो गया। कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन बच्चे, आपका कोई कंफ्यूजन दोनों में? पाई डोनर लिगेंड में कुछ कंफ्यूजन है भाई? ऑनलाइन बच्चे, पाई डोनर लिगेंड में कोई कंफ्यूजन?
ऑनलाइन बच्चे पाई डोनर लिगेंड में कोई कंफ्यूजन? हाँ? कौन कौन खरीद रहे थे ना? ये लोग को लगता है खरीदे? उसका रेंट बहुत ज्यादा है, 5 लाख होगा सीधे, उतना कौन देगा? प्रदीप सर दे सकते हैं बस। दो को 1-1 करोड़ का एफडी है पोस्ट ऑफिस में। एक 2 दिन पहले प्रिंट आउट निकल कर साइन करवाता था तो देख लिया था ईटीपी चलिए नेक्स्ट है EN और 1 EN और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का। तो लॉजिक समझना कि कोई भी जिसका EN जो कंप्लीट नहीं था ना, इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रहा था, उन कंपाउंड को हम 2 तरीके से स्टेबलाइज कर, आइदर इलेक्ट्रॉन निकाल के या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर डाइमर बना के। कैसे करते हैं? जिनका सिडविक रूल फॉलो नहीं हो रहा था तो सिडविक ने एक लॉजिक बताया है ना कि जिस भी कॉम्प्लेक्स ने अपने EN को अचीव नहीं किया होगा है ना, तो उसके EN अचीव करने के क्या तरीके हैं? या तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देंगे जिसमें कम रहा, जिसमें हाइयर रहा उसको रिड्यूसिंग बना देंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स को डाइमर बना देते हैं। क्या कर देते हैं? डाइमर बना देते हैं। जैसे MnCO5 है, तो MnCO5 का जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, ये क्या दिख रहा होगा आपको? 35। क्या दिखा? 35 दिखा है ना। अब इसका अगर डाइमर बनाते हो आप, क्या करते हो? डाइमर बनाते हो तो क्या बन जाएगा? Mn2CO5। Mn2CO5। तो चेक करते हैं कि क्या ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। 2 Mn है तो हमें 2 Mn के टर्म्स में चलना पड़ेगा, 2 Mn है तो हमें 2 Mn के टर्म्स में चलना पड़ेगा। तो नॉर्मल जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 था, 2 × 25 इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन, और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 10 कार्बोनिल है तो 20 देगा। कितने बचे इसके पास? 70 ही बचे, 70। और 70 किसी भी इनर्ट गैस का क्वालिफिकेशन नहीं होता है ना। तो फिर हम इसके बॉन्डिंग की बात करते हैं। ये कॉपी कर लिए? ये वाला पार्ट कॉपी हो गया अरिजीत? ये वाला नीचे वाला पार्ट कॉपी हुआ? हाँ, इसको कॉपी करो पहले, फिर ब्रिजिंग वाला मेंस 25 के क्वेश्चन अभी करेंगे है ना। ब्रिजिंग वाला मेंस 25 का एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। मेंस में पूछा है ना, एडवांस में भी यहाँ से पूछता है, और कंटिन्यू 2-3 साल पूछा गया है। हो गया। अब ऐसे कंपाउंड को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं समझिएगा, ध्यान से देखना। जैसे MnCO5 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या था? 35 था है ना। तो ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अचीव कर सकता है कि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये 36 हो जाएगा। और जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएंगे ना, हम इनको डाइमराइज करा देते। तो नोट में मैंने ये पॉइंट लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड जो होता है ना, डाइमर बनाने के बाद, डाइमर मतलब हो गया पॉलीन्यूक्लियर, डाइमर मतलब पॉली मोर देन वन न्यूक्लियस हो गए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड है ना। कौन से बॉन्ड की बात करेंगे?
डेल्टा। डेल्टा बॉन्ड आपने कहाँ पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी दिखाऊंगा, है ना। जब सारे ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो उससे बोलता है डेल्टा बॉन्ड, है ना, वही वाला बॉन्ड। कहीं पे भी अगर सिग्मा बॉन्ड अपन बनाएंगे ना, तो सिग्मा बॉन्ड में हम क्या बोलते हैं भाई, दो ओवरलैप करते हैं, है ना। सिग्मा में ये दोनों कर रहे हैं, पाई बनाओगे तो पाई में भी दो का ही रहता है, क्या रहता है, दो का ही होता है ना। और कहीं पे डेल्टा अगर बनाना है तो जब इसी के ऊपर एक और रख दूं, अगर मैं इसी के ऊपर एक और ऐसा रख दूं, है ना, दो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इसको हम जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलग ओवरलैप करा दे तो इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बॉन्ड। तो जितने भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इनकी स्टेबिलिटी को हम डेल्टा बॉन्ड के लॉजिक से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे समझना है भाई, इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन था, क्या था, 35। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 36 हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 36 हो गया। अब कोई भी लिगेंड रहेगा वो दो ही इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना। 35 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या बोलेंगे, हर एक कोऑर्डिनेट नंबर से दो दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा इसको, है ना, यही ना। जब भी अगर हम 25 35 लिख रहे हैं मतलब कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे अनपेयर्ड वाला फॉर्म रहेगा, बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसे कंडीशन में ना, जब भी आप पॉलीन्यूक्लियर कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, है ना। और इस डेल्टा बॉन्ड के रीजन से इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाता है। तो अभी तक जो हमारे पास 70 था ना, 70 आया था नॉर्मल कैलकुलेशन में, हमेशा हम अपने मन से दो ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेल्टा बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेल्टा बॉन्ड, है ना। एक बॉन्ड और काम कर रहा है इनके मिड में, इस बॉन्ड को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, है ना। तो ये लॉजिक आपको लिख लेना है, कॉपी करिए। पॉइंट क्यों नहीं होगा नॉर्मल तो स्टेबलिश है, करिए कॉपी। नहीं है नॉर्मल लॉजिक, जब भी पॉलीन्यूक्लियर रहे ना तो आपके 70 आएंगे हर एक केस में। पॉलीन्यूक्लियर में क्या आएंगे, 70, दो अपने मन से ऐड कर देना। पॉलीन्यूक्लियर में क्या आएंगे, 70, दो अपने मन से ऐड कर देना। पॉलीन्यूक्लियर में क्या आएगा, 70, दो अपने मन से क्या करना है, ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है, ड्यू टू डेल्टा। क्यों ऐड कर देना है, ड्यू टू डेल्टा बॉन्ड। कॉपी करिए और इन बच्चे इसको कॉपी करिए, कुछ कंफ्यूजन रहा तो पूछ लेना। ये वही हो गया कॉपी। चल नेक्स्ट इज कोबाल्ट का CuCO4, इसमें भी EN क्या दिखेगा आपको, 35। इसके भी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आइदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे या फिर इसका डायमंड बना देंगे, है ना। इसका डायमंड थोड़ा सा ऐसा दिखता है, इसका डायमंड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। एक जो रहेगा कोबाल्ट, वो 3 कोबाल्ट के थ्रू डायरेक्टली अटैच हो गया, है ना। और ये कैसे याद रखेंगे स्ट्रक्चर को, हम जब भी अगर कहीं पे लोन पेयर एक्सेप्ट कराएंगे तो लोन पेयर कहाँ एक्सेप्ट होता है, बैकेंड डी ऑर्बिटल में। कहाँ आएगा, बैकेंड। तो जितने नंबर ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल रहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग टू बॉन्ड का
है। अब Mn में क्या था कि 5 रहता था, क्या रहता था 5, है ना, 4:3 5 यही था ना। तो लोन पेयर वाला फंडा कहाँ पे आएगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो कर देगा, जहां पे बैकेंड दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग, है ना। अब इसमें देखोगे तो ये कोबाल्ट है 4:3 7, हमें इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एक्साइट करना पड़ेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्साइट करेंगे, टोटल कितने चाहिए होंगे, 7 चाहिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग टू बॉन्ड का 4:2 इसमें तो जाएगी नहीं ना। बाकी क्या है 3D7, 3D7 का मतलब क्या हो गया, 5 में अनपेयर्ड, 2 में पेयर्ड हो गया, 3 बचा, है ना। तो 3 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिया, बाकी 2 सिनर्जिक बॉन्ड बनेंगे डेल्टा, ठीक है। 3 लोन पर एक्सेप्टर, बाकी सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, और एक क्या बना डेल्टा बॉन्ड। तो ऊपर वाले जो बॉन्ड है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिनर्जिक बॉन्डिंग, दोनों बोल सकते हैं। तो ऊपर का जो कार्बोनिल है वो 2 तरफ से सिनर्जिक बॉन्डिंग बना रहा है, कितने तरफ से, 2 तरफ से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो CO है वो एक ही तरफ से सिनर्जिक बॉन्डिंग बना रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके पेपर में, ये पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन, किसका हाई होगा, अरविंद के लिए आगे बता के लिखना। इस कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और इस कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कौन सा बॉन्ड लेंथ हाई, जिसमें मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग उसका बॉन्ड लेंथ हाई होगा। दोनों में देख के बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा किसमें हो रहा है, ब्रिज वाले में या टर्मिनल वाले में। ब्रिज वाले में 2 तरफ से सिनर्जिक हो रहा है, इसमें एक ही तरफ से हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रिज का सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है, तो ब्रिज कार्बोनिल का बॉन्ड लेंथ जो है ना वो, ब्रिज का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हाइयर होगा। चाहिए वाला नोट्स ग्रुप पे भेज दो, भेज देगा। कौन सा लड़का, क्या बच्चा, अंशुमन पहले अपने बैच में था, बिल्कुल नहीं पता, पीछे से बैठता है। बहुत छोटा है वो, हमेशा अंशुमन कंडम, अंशुमन मैं जानता हूँ, अपने क्लास में कभी था कि नहीं था, 8 होगा तो 7 8 तो मर्ज करके बनाए थे ना लास्ट में। हाँ क्या चाहिए, अच्छा 10 में तो होगा, यहाँ पे भी आया था तब भी। ये भी सबका, तो हम क्या बोलेंगे, किसका बॉन्ड लेंथ लार्जर होगा, इसका, है ना? इसमें बोलेंगे मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग में इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिखेगा। कोई कंफ्यूजन, चलिए। देन एक और कंपाउंड जो कॉमन पूछते हैं वो है Fe2CO9। ये 3 ब्रिज वाले में से एक ना एक आपके पेपर में दिखेगा, किसी न किसी एक के पेपर में, है ना, कंफर्म है ना। एक Mn2CO10, एक CO2CO8 और एक है Fe2CO9, ये 3 ही ब्रिज वाले आते हैं। लेकिन कुछ नहीं पूछा गया, लास्ट क्लास तो करवाया ना, देखा तो था ना, पूछा गया था ना, समझ में आया था कि नहीं, मत करना। हाँ हाँ हाँ, बोलेगा ये periodicity का क्वेश्चन है, बोलेगा ये एस ब्लॉक में पढ़ा होगा, रिएक्शन में, बोलेगा नहीं कुछ हो तो सॉल्ट एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, सॉल्ट एनालिसिस तो है ना सिलेबस में, और सारे रिएक्शन सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है।
कंपाउंड मतलब सॉल्ट, कंपाउंड मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट का रिएक्शन तो पता होना चाहिए। तो करना आपको सब, जो भी नोट्स मैंने दिया है ना, दिखाया तुम्हें कितने 8 क्वेश्चन पूछे गए ना 25 में, मीन्स 25 मीन्स 25 में ब्लॉक केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं था, सिर्फ पीरियोडिसिटी था, और 1 से लेके 8 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे ना, वो सबके सब पूछे गए थे। नाइट्रोजन से 8 क्वेश्चन पूछ लिया, कार्बन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, हैलोजन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। नाइट्रोजन फेवरेट है जेई वालों का, ऑर्गेनिक में भी नाइट्रोजन आएगा ही आएगा, क्योंकि एक लोन पेयर आप लोग भूल जाते हो, 2 लोन पेयर याद लगता है ना, एक वाला भूल जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा पूछता है, उसके बिना पेपर कंप्लीट ही नहीं। तीसरा एक्टिव, इसमें भी वही डेल्टा बॉन्डिंग। तो जब भी अगर कहीं पे ईएन नंबर निकालना है ना पॉलीन्यूक्लियर का, आप जब निकालोगे तो 70 ही आएगा, है ना। आप हमेशा क्या करना, 2 अपने मन से ऐड कर देना, और वो 2 क्यों होता है, डेल्टा पॉइंट। तो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना रीजन असर्शन में, उसमें ये लिख देगा कि ईएन इज फुलफिल्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डेल्टा बॉन्डिंग। आप क्या बोलोगे, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मेरे से सेंटर सुनाका पड़ेगा, नहीं तो एक और इधर नहीं पड़ता है। एक इधर सेंट जेवियर से किसको है ना, प्लास डी है, उसके बगल में भी एक कोई आईटी ऑफिसर, वहां पे भी रहता है एक। तो वही 2-3 ही सेंटर जहां पे कंप्यूटर नहीं तो पीसीवाई में भी दे देगा, एलपीसी में नहीं देता। कोई प्राइवेट बॉडी को ही दे देते हैं, स्कूल वगैरह को करवाने के लिए। एनआईटी में तो खुद का उन लोग का क्लास चलेगा ना, एक दिन थोड़ी होता है, इतने सारे शिफ्ट होते हैं ना भाई। तो भी पता है ना, एनआईटी में बाद में आएगा बच्चों को, पहले ही हल्का मचा देंगे जाके। रजिस्ट्रेशन का डेट तो आ गया ना, पहले तो लीजिएगा, फॉर्म भी पहले भरिएगा, उससे क्या होगा कि पहला शिफ्ट मिलने के चांस रहेंगे, पहला शिफ्ट आसान रहता है। जेई मेंस फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट सबसे इजीएस्ट, सही बता रहा हूँ, पिछले 3-4 साल का एनालिसिस देख लेना। अब देखिए, तुम ही लोग को अगर पूछा जाए कि भाई, तुम ही लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाए कि भाई कैसा क्वेश्चन बनाओगे, तो पहले क्या बोलोगे, जो माइंड में रहता है वही दोगे ना। जब वो स्टॉक खत्म हो जाएगा तब बोलेगा चलो निकालो भाई बुक। क्या मैं तुम ही लोग बोलूंगा 20 क्वेश्चन लिख के लाओ, तो जो माइंड में रहेगा चलो अपने मन से बना देंगे। फिर बोलूंगा 100 क्वेश्चन बनाओ, तो 100 तक पहुंचते पहुंचते तो 40 क्वेश्चन, तो 40 में आप खत्म हो जाओगे। तो वही उनका भी रहता है। फरवरी में मत करना, नहीं तो फिर आराम से पूरा टाइम देके, मेन वही है। और पेपर एग्जामिनेशन हॉल में भी सब कुछ अच्छे से आराम से। कर लेना अच्छे से भाई। और देखिए फिजिक्स, थर्मो मतलब 4 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, कम से कम 4, मैक्सिमम 6 भी पूछ लेता है। थर्मो का भी वेटेज है, फर्स्ट वाला तो थर्मो फिजिक्स में ही पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछ लेता है यार, पीपी क्वेश्चन मैटर्स। और तो यहाँ रियल गैस के नहीं पूछे जाएंगे। ये समझ में आया ना। चलिए देन कुछ एक और कंपाउंड की बात करते हैं। अगर कोई अननोन कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा ना और इसमें एक्स का वैल्यू पूछ ले, तो इस केस में लॉजिक क्या लगाते हैं कि जिस पीरियड का एलिमेंट है ना, उसके सामने वाले इनर्ट गैस को हम क्या मान लेंगे, ई8 खुद से, आप फ्री हो मानने के लिए। जैसे निकेल 28 है तो 36 को क्या मान लो, ई8 मान लो खुद से, है ना। तो इससे हम एक्स का वैल्यू निकाल लेना। और पॉलीन्यूक्लियर रहा तो हमेशा 72, पॉलीन्यूक्लियर रहा और 3D के एलिमेंट है तो ऑलवेज 72। 2 कहां से आता है, डेल्टा पॉइंट से। 2 कहां से आता है, डेल्टा पॉइंट से, है ना। तो वहां से वैल्यू नहीं तो 70 करने से हो जाएगा।
है ना। अगर डेल्टा बॉन्ड नहीं मानोगे 2 तो इधर का 2 गायब कर देना, इधर 70 लिख देना। डेल्टा बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, है ना। स्टेबिलिटी के लिए डेल्टा बॉन्ड रहता ही रहता है, ये नोट डाउन। केमिस्ट्री का 50% सिलेबस हुआ खत्म कि नहीं? केमिस्ट्री 50% हो गया। कर लेना भाई, 11th वाला जल्दी कर लेना। 12th वाला तो इलेक्ट्रो सॉल्यूशन वो सब तो आसान आसान है, उन सब की क्वेश्चन छोड़ के मत आना, है ना। फिजिकल तो छोड़ के ही मत आना। थर्मो में हो सकता है कहीं कहीं गड़बड़ हो जाए लैंग्वेज वाले। न्यूमेरिकल पूछेगा थर्मो में कर लोगे, पूरा भरोसा है, बट लैंग्वेज अगर पूछ दिया ना फिर फंसोगे, सही बता रहा हूँ। इसलिए पूरा नोट्स जो है ना थर्मो का, मैंने सारे लैंग्वेज आपके नोट्स में लिखा दिए, ईच पॉइंट लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर जगह 5 स्टार लगा के, जहां जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रॉपर तरीके से करने हैं, है ना। टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग दे ही रहे हो, सॉल्व करिए उसको अच्छे से। भाई तेरे कितने मार्क्स आए थे लास्ट टेस्ट में अल्काइल हैलाइड वाले में? कितने सही हुए थे ये बता दे। हाँ 25 थे। 14 क्वेश्चन थोड़ा कम है, बहुत आसान था, जेई मेंस का पेपर था वो। कम से कम 18 तक जाना था ना। सेम टॉपिक के नहीं तो आप सिली मिस्टेक थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। और और फुल लेंथ का पेपर ना 10 पेपर कम से कम पेपर देने से पहले करके जाना आप लोग, नहीं तो पेपर के टाइम में फिर टाइम मैनेज हो नहीं पाएगा, ठीक है। कहाँ से कर सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज उठाओ, है ना। 10 क्वेश्चन, नहीं तो मैं उधर वाला ये पिछले पेपर काट के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। सारे पेपर रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पता नहीं सिलेबस क्या रहेगा। फेज 1 फेज 2 फेज 3 जो खत्म है ना, उसकी पेपर उठा उठा के डाल दूंगा। तो 3 घंटा टाइम लेके बैठना और सॉल्व होने चाहिए। बाद में सॉल्यूशन बोलोगे तो मैं आंसर की भेज दूंगा, सॉल्यूशन मत पूछो। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बता दो। मेंस का देखना ना, मेन तो टाइम कहाँ देखना मैनेज करना मेंस में। एडवांस में तो बहुत टाइम रहेगा आपके पास। नहीं नहीं एडवांस में बनेगा भी, ऐसा नहीं है, बट एडवांस का जो टाइम है वो ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा रिलेटिव है। मैं एक क्वेश्चन पे आपको ऐसे दे रहा है, 18 क्वेश्चन देता है, 54 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का टाइम है। एक क्वेश्चन पे 3 मिनट तो रहेगा ही रहेगा, 3.5 मिनट। मेंस में क्या देखोगे, 25 क्वेश्चन है, 1 घंटे है, उसमें 5 मिनट आप मान लो कि साइन इन करने में चला गया। 5 से 7 मिनट तो ऐसे ही लेके चलो, वो तो जाना ही जाना है ना। सामने वाला बोलता रहेगा बस 5 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, भले ही स्क्रिप्ट पे दिखा तब भी वो तो बोलेगा ही बोलेगा, है ना। ये हाँ 10 मिनट से ही काट दो, 2 घंटे 50 मिनट। हाँ तो है कितने 75 क्वेश्चन बचे, और आपके पास टाइम कितने रहेंगे, 3 घंटे में 2 घंटे 50 मिनट लेके चलो, 170 मिनट रहेगा, है ना। तो पर क्वेश्चन आपको 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो वो अगर आप यहाँ पे घर पे 10 पेपर करके जाओगे ना तब वो मैनेज कर लोगे आप, टाइम मैनेज होगा। नहीं तो बहुत बच्चों का क्या होता, आता हुआ क्वेश्चन बोलते हैं टाइम ही नहीं। टाइम में दिक्कत होगा, तो टाइम कैसे हो पाएगा जब आप 10 पेपर करके जाओगे। वही वही है ना, मेन दिक्कत वही है। चलिए ये लिख लिए आप लोग। चलिए देन आते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे। ये आज का लास्ट पार्ट है। हाँ, ये आज का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास से आईयूपीएसी लेवल पर, ठीक है। तो एक क्लास में खत्म करवा दूंगा, थर्सडे का क्लास जो होगा ना उस दिन आईयूपीएसी खत्म। उसके बाद फिर बीबीटी सीएफटी है ना, उसमें आराम से टाइम देंगे, है ना। पहले आइसोमेरिज्म ना, पहले आइसोमेरिज्म कर लेंगे। मेन तो सीएफटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तो कंफर्म है। अभी तक जो सिखाया है इससे एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन आईयूपीएसी से रहेगा, एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म सीएफटी से रहा।
करना होगा ना, इसलिए तो ये तो करना, तभी तो करोगे ना। एक क्वेश्चन है जिसमें कोई भी ऑप्शन चाहिए और वो कंप्यूटर देखता है और वो भी पर टाइम लगता है ना, अल्गोरिथम हम देखता है मतलब लास्ट में सबमिट करते हैं, अरे किसी बात करना है वो भी बात करना है वो भी करना चाहिए। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में अपने पढ़ा था, है ना। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ अटैच होगा तो उसको ऑर्गेनोमेटालिक कहते हैं। जैसे आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, है ना, कोई पूछेगा नहीं। बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन में ना कुछ ऐसे कंपाउंड आपसे पूछ लेता है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, है ना। जैसे ये वाला कंपाउंड बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं फेरोलीन। क्या बोलते हैं? फेरोलीन। अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, पाई C5H5 2, है ना। ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 6 इलेक्ट्रॉन देता है। इस पर नेगेटिव चार्ज था कितना? 1 था, है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पूछेगा, ये कितने बना रहे हैं, आप क्या बोलोगे? 2 ही बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। एक लोन पेयर था और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर था और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सिर्फ इसी बॉन्ड को हम काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे, है ना। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इन फेरोलीन ना नंबर बॉन्ड इज 2, है ना। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड इज नॉट काउंटेड। क्लियर? सेम इसको बोलते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये 5 वाला आयरन के साथ रहा तो फेरोलीन है, 6 वाला आयरन क्रोमियम के साथ रहा तो उसको बोलते हैं सैंडविच। क्या बोलते हैं? सैंडविच। इस पे भी प्लस का 2 यूनिट का चार्ज होता है, इस पे भी प्लस 2 यूनिट का चार्ज। तो सैंडविच कॉम्प्लेक्स में भी कितने बॉन्ड दिखेंगे आपको, है ना। वही लॉजिक पूछ लेता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इसमें तो चार्ज कुछ था नहीं ना, तो डायरेक्ट ऐसे बना देंगे, Cr ऊपर और नीचे रिंग रहेगा। देन सिग्मा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पूरे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा, ग्रिग्नार्ड हो गया, है ना। देन R2GN हो गया, RLI हो गया, ये सब क्या था? सिग्मा रखता है ना। और लास्ट जो है वो है सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये मेटल कार्बोनिल होते हैं, सिग्मा भी है और पाई भी है, लोन पेयर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है ना। तो जो मेटल कार्बोनिल रहते हैं ना, मेटल कार्बोनिल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में इसको रखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। इसके आगे अपन कब तक क्लास है? 2:55 तक। तो अभी और बोलोगे तो IUPAC थोड़ा सा स्टार्ट करवा दो। हाँ, इसको पहले लिख लीजिएगा। कोहली 50 मार देगा आज। तू भी घर जाएगा? यही तो घर अपना नेटिव प्लेस जाता है कि नहीं? यहीं पे? हाँ, अच्छा, अकेले रहता है? घर वाले सब घर? छठ में नहीं गया? वहाँ तो बहुत छठ में तो होंगी जगह है। कोई बात नहीं, एक दो दिन तो जा ही सकते हो। हाँ, तो टिकट भी नहीं मिलेगा ना। ना, बहुत पुराने का। हाँ, बदल में वंदे भारत से जा सकता है, तुरंत पहुंचा देगा। जन शताब्दी से भी जा सकते हैं। 4 घंटे में तो पहुंच जाते हो जन शताब्दी ना। तो इसको एक बार कॉपी करिए।
जो दिया रहेगा अप्रोक्सीमेशन उसी को अप्रोक्सीमेशन लेना है। इंटीजर में तो ले ही सकते हैं, सॉरी इंटीजर में नहीं ले सकते हो, जिसका ऑप्शन गिवन रहेगा वो तो ले ही सकते हो अप्रोक्सीमेशन ना। इंटीजर में नहीं लेना भाई, गलती से भी मत लेना, एक पॉइंट से डेटा इधर से उधर हो जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेशन लोगे तो जितना ऊपर ले रहे हो उतना नीचे भी ले लेना, ऐसा कर लेना। 10% बढ़ा रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों बढ़ा देना, घटा रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों घटा देना, तब होगा। हाँ, अभी फॉर्म फिल करने के बाद देगा 10 पेपर रहेगा उसमें, वो भी कर लेना और क्या, और पहले 10 से भी दे दूंगा वो भी। अरे लास्ट ईयर का मॉक टेस्ट होगा ना एनडीए का, साइट पे जाना वो दे देना, क्या दिक्कत है। देख लेना उसी में चलिए, कॉपी हो गया सबका। चलिए देन इसके आगे ना आज बस आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखिएगा, एक रूल आज लिख लो स्टेप 1। से बोलते मैं भेज दूंगा, आप लोग कॉपी कर लेना है ना। अभी बहुत टाइम रहेगा आपके पास, नेक्स्ट थर्सडे को क्लास होगा। तो जब भी अगर हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करवाते हैं ना किसी कंपाउंड का, तो हमेशा ना पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग पहले लिखते हैं, है ना, फिर निगेटिव पार्ट का लिखना पड़ेगा, चाहे वो सिंपल रहे या फिर कॉम्प्लेक्स रहे। जैसे K4FeC6 है ना, तो पहले पोटेशियम का नेमिंग आएगा। इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है तो पहले नेमिंग इसका आएगा। इसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स है तो इसका नेमिंग पहले आएगा। इसमें जो पॉजिटिव, ये एक कैटायन एक एनाइन, आप चार्ज लिख के देख लेना। जैसे ये 0 है ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर चार्ज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये सर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है ना तो उसकी नेमिंग के लिए हमें क्या क्या रोल लेना पड़ता है। तो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। जब भी जो लिगेंड है ना कॉम्प्लेक्स, जैसे ये मान लेते हैं, इसमें लिगेंड का नेमिंग हम फर्स्ट करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर 2 लिगेंड रहा तो उसमें हम अल्फाबेटिकल को फॉलो करेंगे। जैसे एमाइन और क्लोरीन रहा तो एमाइन एबीसीडी में पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए का नेमिंग पहले करेंगे, सी का नेमिंग बाद में आएगा। Dietri tetra is used for the same type of ligand, है ना। If ligand already contains above type of prefix, मतलब डाइट्राई टेट्रा पहले से अगर दिख रहा है तो उसके लिए हम बिस ट्रिस का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, बिस और ट्रिस का। पहले से डाइट्राई कुछ दिख रहा होगा ना तो उसके लिए हम बिस और ट्रिस को यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में रख के। ये 50 पे ध्यान है इसका, है ना, इक्वली का 50 होने वाला है ना, ये देख रहा है। चलिए नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ लिगेंड, है ना। तो ये मैं भेज दूंगा आपको, टेबल देखना समझना है। तो जो भी नेगेटिव लिगेंड रहते हैं ना उसमें सफिक्स ओ लगता है। क्या लगता है, ओ। तो जनरली आइड हटा के हम ओ लगा देंगे। जैसे सल्फाइड रहेगा ना, क्या बोलोगे, सल्फाइडो। साइनाइड है तो साइनो या साइनाइडो। आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइडो, है ना। फ्लोराइड है तो हेलो, है ना, आइड हटा के ओ लग गया, फ्लोराइडो, है ना, हेलाइडो। हाँ, आइड लगा के ओ लगाना सीधे, आइड लगा के ओ, है ना। अब देखना जो पॉजिटिव लिगेंड रहता है ना उसमें ईएम लगता है, IUM, साउथ इंडियन बनना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। क्या बोलोगे, जैसे पॉजिटिव कहीं पे आ गया है ना उसमें क्या बोलेंगे, ईएम। क्या बोलेंगे, ईएम, है ना। निगेटिव वाले की 2 वैरायटी है, अभी समझाऊंगा कि कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ पे आइड हटा के ओ लगाते हैं, किसी में ई हटा के ओ लगाते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रल लिगेंड रहते हैं ना इसमें कोई भी सफिक्स यूज नहीं होता। न्यूट्रल में कोई भी सफिक्स यूज नहीं होता। जैसे न्यूट्रल है तो वाटर है ना तो क्या बोलेंगे, एक्वा या एक्को, कुछ भी बोल सकते हैं। सीओ को कार्बोनिल ही लिखते हैं, एनओ को नाइट्रोसाइल या नाइट्रोसो बोलते हैं,
अब एमाइन जब लिखेंगे ना तो 2 एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2 AMM, एक एम एक्स्ट्रा लिखाता है यहाँ पे IUPAC में, है ना। EN, Me2H, PPH3 इनका नेम होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। अब निगेटिव लिगेंड 2 कैटेगरी के होते हैं, है ना, कि जहां पे अगर मान लो कि कुछ ऐसे कंपाउंड दिखिए ना, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फ्लोराइड, है ना, ये लोएस्ट वाले, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो लॉजिक रहता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आइड हटा के ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइड हटा के ओ। जैसे साइनाइड है तो साइनाइडो, आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइडो, फ्लोराइड क्लोराइड है तो क्लोराइडो, है ना, फ्लोराइडो या फिर फ्लोरो क्लोरो कुछ भी ले सकते हो आप। O2 माइनस 2 है तो सुपर ऑक्सो, है ना, ये O2 माइनस को क्या बोलेंगे? परऑक्सो या फिर परऑक्साइडो। बट कुछ ऐसे भी निगेटिव लिगेंड है जिसमें सिर्फ ई हटा के हमें ओ लगाना पड़ता है। जैसे एमाइन था ना, एमाइड था तो एमाइडो, क्या बोलेंगे? एमाइडो। ये इमीन इमाइड होता है तो इमाइडो, हाइड्राइडो, नाइट्राइटो, है ना, ऐसा लगता है। हाँ पूछा जाता है ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा? नाम देगा, बोलेगा कौन सा नाम सही है ना। अब आइट है तो आइट में ई हटा के ओ लगाते हैं। जैसे देख लो ट्राइक्लोरो एस्टेनाइट था ना तो एस्टेनाइटो, है ना, सल्फाइटो, ऐसा लग जाता है। अब कुछ और भी नेगेटिव लिगेंड है जिसमें 8 लगा के वो लगाते हैं। जैसे ग्लाइसिनेट था, है ना, तो ग्लाइसिनेट को क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेटो। एसीटेट था, क्या लगाएंगे? एसीटेटो, है ना। अगर पॉजिटिव है तो ईएम, है ना, क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोनियम। हाँ, इसमें सब में 8 की जगह वो लगा है। ग्लाइसिनेट था ना, ग्लाइसिनेट, है ना, तो 8 को EAT हटा के हम क्या लगा दिया? ATO लगा दिया, है ना। एसीटेट, है ना, हाँ कुछ भी ई की जगह वो लगा दीजिए वाला लास्ट वाला पार्ट। ईएम है तो क्या लगाएगा? ईएम लगाएंगे पॉजिटिव में ऑलवेज, जैसे नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजोनियम, सॉरी हाइड्रोजीनियम, हाइड्राजीन था ना तो जीनियम, है ना। अब नेमिंग ऑफ मेटल एटम और आयनिन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें ना, समझिएगा, तो जितने भी निगेटिव कॉम्प्लेक्स अगर कहीं पे दिख रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स का पार्ट निगेटिव रहे, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या दिख रहा है? निगेटिव दिख रहा है, तो इनके मेटल कैटायन को का अगर नेमिंग करेंगे ना, इनकी नेमिंग में क्या लगता है? 8 सफिक्स। क्या लगता है? 8 सफिक्स। इनके नेमिंग में क्या लगेगा भाई? 8 सफिक्स, है ना, एक्सेप्ट मरकरी, SBN, टंगस्टन, है ना। इसमें लैटिन नेम यूज करते हैं, है ना, लैटिन नेम प्लस 8 सफिक्स एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। ये मर्क्यूरेट क्या हो जाएगा? हाँ, मर्क्यूरेट, एंटीमोनेट, टंगस्टेट, है ना, ये लग जाता है ना। इसका और बाकी सब में क्या बोलेंगे? जैसे ये रहा, है ना, पोटेशियम, तो इसके अकॉर्डिंग टू डेली अपन करेंगे। अगर कहीं पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स अगर आ जाए ना, तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में या फिर इसका पार्ट पॉजिटिव दिख रहा होगा और ये है निगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये क्या बोलेंगे? निगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो जहां पे कॉमन जो भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रहेंगे ये न्यूट्रल होगा। मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है? ये न्यूट्रल है भाई, है ना, मैं करेक्ट करके इसको भेज दूंगा। ये क्या दिख रहा होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल में ना कॉमन नेम विद ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्रेस्ड इन रोमन नंबर आफ्टर इमीडिएट मेटल नेम रहता है ना। अगर कहीं पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिखेगा तो इसमें हम कॉमन नेम का फंडा यूज करते हैं और इनके ऑक्सीडेशन नंबर को इसके ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ता है ना, आफ्टर इमेज। जैसे मान लो कि ये वाला कंपाउंड आ गया K4FeCN6, है ना, तो हमें ऑलवेज किसका नेमिंग पहले करना है? पॉजिटिव पार्ट का। पॉजिटिव पार्ट क्या था? पोटेशियम, है ना, क्या बोलेंगे? पोटेशियम, क्या बोलेंगे? पोटेशियम, है ना। देन इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे। इसमें पहले लिगेंड का नेमिंग पहले होता है। कितने लिगेंड थे? 6। 6 के लिए क्या बोलेंगे? हेक्सा। साइनाइड है तो साइनाइडो हो गया, है ना, और आयरन है तो आयरन के लिए फेरेट, 8 लगता है फेरेट, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख देंगे, है ना। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं भाई। मैं ये भेज दूंगा आपको PDF, मैं ये PDF आपको भेज दूंगा।